हेलो स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 मैथ चैप्टर 9 के एग्जांपल्स को सॉल्व। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, रीड करेंगे इसको। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए क्या है, क्वेश्चन पढ़ के उसका फिगर बनाना, ये मेन काम है। उसके बाद तो काम सारे ईजी हैं। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका फिगर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, तो पढ़ते हैं। मैं फिगर बनाता हूँ इसका कैसे बनेगा। अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। कोई टावर है जो ग्राउंड पे वर्टिकली खड़ा हुआ है। ठीक है, तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 50 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। चलो भैया इतना कर लेते हैं। ये कोई आपका टावर हो गया, ठीक, और कोई एक पॉइंट है ग्राउंड पर, तो टावर के फुट से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर की दूरी पर है। ठीक है भैया, 50 मीटर की दूरी पर है, बना दिए इतना। आगे दिया हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो इस वाले पॉइंट से इसके टावर के टॉप से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो कितना बनना है, 60 डिग्री बनना है। ठीक है भैया, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट फाइंड करनी है। हाइट टावर की हाइट तो ये है, तो ए बी, और इस पॉइंट को पी मान लिया और इसको मैं क्या कर ले रहा हूँ, एच मान ले रहा हूँ। लेट द हाइट ऑफ द टावर इज एच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इस एंगल के हिसाब से ये तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है। तो इन ट्राइंगल ए पी बी, ठीक है, परपेंडिकुलर और बेस किस में पाए जाते हैं, टेन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की जगह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। परपेंडिकुलर की जगह कितना आ जाएगा, एच। बेस अपना कितना है, 15। ठीक है भैया, और टेन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और एच अपॉन 15। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 15 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 √3 मीटर। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। लिख देंगे हैंस हाइट ऑफ टावर इज 15 √3 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपना एग्जाम्पल नंबर 1 अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, तो प्लीज़ इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लो, तो फिर उसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो एग्जाम्पल 1 के बाद आप सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। रीड करेंगे इस एग्जाम्पल में है क्या, और ये जो फिगर है अगर आप बुक में देखोगे तो ऑलरेडी फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। कोई इलेक्ट्रिशियन है, उसको क्या है, मतलब कुछ इलेक्ट्रिक फॉल्ट आ गया होगा पोल पर, तो उसको रिपेयर करना है। और पोल की जो हाइट है वो कितनी है, 5 मीटर है। ठीक है भैया, सी नीड्स टू रीच अ पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। देखो जो भी इलेक्ट्रिशियन है उसको क्या है, टॉप से 1.3 नीचे, ठीक है, 1.3 मीटर बिलो दी टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। तो मान लो ये अपनी जो लेंथ है इसको कितनी मान लेते हैं, 1.3 मान लेते हैं ना, टॉप से नीचे। अब यहाँ उसको कोई काम है, यहाँ रिपेयर करना है, तो टॉप से 1.3 मीटर नीचे। ठीक है, और इसकी जो पूरी हाइट है ना पोल की वो कितनी है, 5 मीटर है ना। हाइट ऑफ पोल कितनी है, 5 मीटर। चलो इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। लैडर मतलब जानते हो, सीढ़ी। दैट सी शुड यूज विच when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position। ठीक है, आगे also how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder। देखो यार, अब यहाँ ये जो है ना BC, ये किसका काम कर रहा है, ये लैडर का काम कर रहा है। ठीक है, ये किसका काम कर रहा है, लैडर का। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि लैडर की जो लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, पहला क्वेश्चन। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि इस लैडर को वो इस वाले पॉइंट से कितनी दूरी पर रखें। मतलब कुल मिला के आपसे ये लेंथ ऑफ लैडर पूछा जा रहा है। मतलब इसको अगर मैं एल मान लूँ इस डिस्टेंस को, तो ये एल पूछा जा रहा है, और डी सी की डिस्टेंस पूछी जा रही है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है भैया, अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के समझ गए होगे तो आपको इतनी चीज़ समझ में आ जाएगी।
पूछा ना, देखो इधर समझो, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, पूछा है ना, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर, लैडर की लंबाई पूछी है, ठीक है। और उनने पूछा हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर, मतलब जो इसका फुट है ना लैडर का, और फुट ऑफ द पोल से कितनी दूरी पर रखें, समझ रहे हो, तो ये फाइंड करना है, ठीक। और आप इसको एक बार और रीड कर लेना तो और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। और एक बात ध्यान रखना, यहाँ √3 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 1.73। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, बी सी की डिस्टेंस निकालेंगे। अब बी सी की डिस्टेंस निकालने के लिए अब आप एक बात सुनो, इस पूरी हाइट कितनी है 5, और 5 में से इसको कितना दे दिया 1.3। अगर 5 में से 1.3 माइनस करोगे 0.0 लगा के, तो 4 और ये 10, तो 10 में से 3 है 7, 4 में से बन गया 3, तो इतनी डिस्टेंस कितनी आएगी 3.7 मीटर, ठीक है। अब इस वाले एंगल के हिसाब से ये अपना परपेंडिकुलर है और ये अपना बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में पाए जाते हैं 10 में, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल बी सी डी tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा की जगह कितना आ जाएगा 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है, इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपना कितना है 3.7, डी सी कितना है एक्स, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 3.7 अपॉन √3। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ √3 है, इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे तो √3 अपॉन √3, ठीक है। और सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 3.7 इंटू √3 अपॉन √3 का √3 में होगा कितना आ जाएगा अपना 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आगे करेंगे तो x इक्वल टू 3.7 इंटू, अब √3 की वैल्यू दी हुई है कितनी है 1.73, यहाँ 1.73 रख देंगे, नीचे क्या है 3 रख देंगे। अब 3.7 का मल्टीप्लाई 1.73 में करेंगे, तो मल्टीप्लाई यहाँ साइड में कर लेते हैं 1.73 इंटू 3.7, ठीक है। 7 3 21, 2 गई कैरी, 7 7 49, 50 51, 5 गई कैरी, 7 7 5 11, 3 3 या 9, 3 7 21, 2 कैरी, 3 1 3 4 5, 1 9 1 10 कैरी 3 6 3 0 1, ठीक। एक बार इसको और चेक कर लेते हैं, 7 3 21, 2 7 7 49, 50 51, 1 इधर 5, 7 1 7 और 5 7 5 12 होता है ना, तो अरे यार ये अब फिर दोबारा करना पड़ेगा, 1 9 1 10 कैरी गई 1, तो यहाँ 4 आएगा, ठीक है। चलो अब ठीक है, पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 संख्या है, तो 2 + 1 3, तो यहाँ 1 2 3 3 संख्याओं को छोड़ के पॉइंट लगा दिया, तो अपना यहाँ कितना आ गया 6.401 अपॉन 3, इतना अपना आ गया है ना। अभी इसको और सॉल्व करना है, तो आपको यहाँ सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे 3 का डिवाइड किस में देना है 6401 में, ठीक है। चलो देखते हैं, 3 2 या 6, 4 नोट किया, 3 1 या 3, हाँ अपना आ गया कितना 1, फिर 0 भी आ गया, 3 या 9, 10 में से 9 गया 1, फिर 1 नोट किया, 3 या 9, तो 11 में से 9 का कितना आ गया 2, ठीक है। तो कितना आ गया 2 1 3 3 आया है, ठीक। अगर अपन इस पॉइंट को हटाते हैं, इस पॉइंट को हटाने के बाद अगर इस पॉइंट को हटाएंगे ना, तो कितना आएगा 1 अपॉन 1000, 1 2 3, है ना। तो इतना तो इसको डिवाइड करने के बाद इतना आ गया, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इतना डिवाइड करने के बाद कितना आया 2 1 3 3 इंटू 1 अपॉन 1000, तो 1000, ठीक है। 1 2 3 तीनों काटोगे तो 1 2 3, पॉइंट का लग जाएगा 2.133, और इसको हम अप्रॉक्स में कितना दे सकते हैं 2.14 अप्रॉक्स, ठीक है। तो ये तो अपनी क्या हो गई डिस्टेंस हो गई, डिस्टेंस हो गई इन दोनों के बीच की। अब हमें क्या है लेंथ ऑफ लैडर निकालना है, ठीक। तो इतना आप नोट कर लो, वीडियो पॉज करके फिर आगे समझाते हैं आपको, ठीक है। तो अब समझाएंगे लेंथ ऑफ लैडर कैसे निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल, फिर से वही ट्राइंगल लेंगे बी सी डी। अब देखो लेंथ निकालने के लिए हमारे पास
इस एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसमें होता है, साइन के फॉर्मूले में, तो साइन थीटा। ठीक, तो थीटा कितना है 60 डिग्री, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर कितना है 3.7, हाइपोटेनस अपन ने कितना माना है एल। ठीक है भैया, साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, 3.7 अपॉन एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3L 3.7/2। ठीक है भैया, आगे L = 3.7/2/√3। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखो, जैसे एक बात सुनो, जैसे 3.7/√3 था, इसको अपन ने सॉल्व किया था यहाँ से, तो अपन ने क्या किया था, यहाँ √3 है तो रैशनलाइजेशन कर दिया, तो √3/√3, तो L = क्या हो जाएगा 3.7 इंटू √3 इंटू 2 को अब पीछे रख रहे हैं, √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ गया। अब देखो 3.7 √3, इतने को आप थोड़ा ऑब्जर्व करना, इतने की वैल्यू ध्यान दो, ये देखो मैंने यहाँ भी सॉल्व किया है कि नहीं किया, और इसको सॉल्व करते 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 मेरा आंसर क्या आया 2.14। तो इस बार क्या है, मैं डायरेक्ट L = क्या लिख रहा हूँ, इसकी है 2.14 इंटू 2, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 × 4.18 मीटर, तो लेंथ अपनी कितनी आएगी लैडर की 4.18 मीटर। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, यहाँ मेरे पास तो जगह नहीं है, हैंस करके लेंथ ऑफ लैडर इज 4.18 मीटर। ठीक है, एंड डिस्टेंस बिटवीन को मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ पोल एंड लैडर इज 2.14 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ जो अपना एग्जाम्पल नंबर 2 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको हल्का फुल्का तो समझ में आया ही होगा। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को नोट कर लो। ठीक है, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व। रीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम अ चिमनी। ठीक है भाई, कोई ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। ठीक है, और ये कोई चिमनी है उससे इतना दूर है, तो मान लो यहाँ कहीं अपन ने चिमनी बना दी है, चिमनी, ये चिमनी बना दी। अब ये चिमनी से कितनी दूरी पर है 28.5 मीटर की दूरी पर है। ठीक है भैया, बना देते हैं, आगे बढ़ेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम आवर आइज। ठीक है, आइज इसकी यहाँ है, चिमनी के टॉप ये है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है उसकी आइज से और चिमनी के टॉप से कितना 45 डिग्री। अब इसकी आँख के हिसाब से तो ये अपना उसका क्या हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल, ये कितना डिग्री बनना है 45 डिग्री। ठीक है भैया, अब वो पूछ रहे हैं व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब आपको यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट निकालनी है। ठीक है भैया, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो पॉइंट को नाम देते हैं ए बी पी क्यू, इसको एम। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अगर ये 1.5 मीटर है तो जाहिर सी बात है ये भी 1.5 मीटर होगा। क्यों, देखो भाई इतनी डिस्टेंस इसकी है तो सेम डिस्टेंस इसकी भी होगी। इसी प्रकार अगर ये जो डिस्टेंस है 28.5 मीटर, तो यहाँ भी 28.5 मीटर की डिस्टेंस होगी, 28.5 मीटर की डिस्टेंस। ठीक है भैया, इतनी बात पकड़ में आ गई। अब हमें सिर्फ ए एम फाइंड करना है। अगर हमने ए एम फाइंड कर लिया और एम भी अपने पास है, तो ए बी की जो हाइट होगी वो ऑटोमेटिक निकल जाएगी। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जैसे अब हमें ये वाली हाइट चाहिए, तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा के फॉर्मूले में। तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए क्यू एम tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब थीटा कितना है अपना 45 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है अपना ए एम, बेस कितना है अपना क्यू एम। ए एम की वैल्यू पता नहीं इसलिए वैसे ही नोट कर दिया। क्यू एम कितना है अपना 28.5 और tan 45 डिग्री होता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एम इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 28.5 मीटर।
तो ए एम की जो लेंथ निकली है या हाइट कह दो, कुछ भी कह दो, वो है 28.5 मीटर। ठीक है भैया। अब देखो, अब हमें क्या निकालनी, हाइट ऑफ चिमनी। तो नाउ हाइट ऑफ चिमनी इक्वल टू हाइट ऑफ चिमनी कितना है, ए बी। अब ए बी को कैसे ले सकते हैं, ए एम प्लस एम बी। अब ए एम की वैल्यू कितनी है 28.5 प्लस एम बी की लेंथ कितनी है 1.5। अब अगर आप इनको ऐड करो 28.5 और 1.5 को, तो 5 5 10, 8 2 10, 3, 30.0 आ रहा है, तो हम क्या ले सकते हैं 30 मीटर। ठीक है। तो यही अपना एग्जाम्पल नंबर 3 का क्या है, आंसर है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, इजी सा क्वेश्चन था, समझ में आ ही गया होगा आपके, है ना। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। रीड करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले इसका क्या बनाएंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक है। तो करते हैं, फ्रॉम अ पॉइंट पी ऑन द ग्राउंड। कोई पॉइंट पी है ग्राउंड पर, आगे पढ़ेंगे, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो पहले इतना का फिगर ड्रॉ करते हैं कि कोई पॉइंट पी है ग्राउंड पर। ठीक है भैया, ये पॉइंट पी ले लिया, ग्राउंड पर है। ठीक है, ये आपका ग्राउंड हो गया। ठीक। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30 डिग्री। तो कोई 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग है। ठीक है, ये 10 मीटर की टॉल बिल्डिंग हो गई है भैया अपनी। अब यहाँ से, इसके टॉप से और इस पॉइंट से जो एंगल बनना है, एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है, वो कितना बनना है 30 डिग्री बनना है। ठीक है भैया, इतनी बात कर दी हमने। अब फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ फ्रॉम पी इज 45 डिग्री। अब इस बिल्डिंग के ऊपर, मतलब फ्लैग है, झंडा है, वो लहराया जा रहा है। तो मान लो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया झंडा, है ना। ऐसे मान लो ये अपना क्या हो गया, ये अपना हो गया झंडा हो गया। ठीक है। अब बोल रहे हैं कि a flag is hoisted at the top of the building and the angle of elevation of the top of the flag staff from P is 45 डिग्री। तो इसके टॉप से और सेम पॉइंट P से जो एंगल बनना है, वो कितना बनना है 45 डिग्री बनना है। ठीक है भैया, ये लो 45 डिग्री बना दिया। अब उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टाफ। तो इसकी लंबाई पूछी है फ्लैग स्टाफ की, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P। और डिस्टेंस पूछिए, मतलब अगर मैं पॉइंट दे दूं A B और यहाँ दे दूं M, तो हमसे पूछा क्या क्या, BM पूछा है और AP पूछा है, ये तो पूछा है। तो इसको तो लेट कर ले रहे हैं, X हो जाएगा। और इसकी लेंथ को हमने क्या लेट कर लिया है, L लेंथ, L मतलब लेट कर लिया है। ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे BPA। ठीक। और इन ट्रायंगल BPA, इस ट्रायंगल के हिसाब से, इस एंगल के हिसाब से, ये अपना क्या परपेंडिकुलर और ये अपना बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में होता है, 10 में होता है। थीटा अपना कितना दिया हुआ है बीपीए के हिसाब से, बीपीए के हिसाब से 30 डिग्री, कन्फ्यूज नहीं होना, 45 डिग्री बड़े वाले एंगल के हिसाब से, 10 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपना कितना है 10, बेस अपना कितना है x। 10 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और ये 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू 10√3। आगे √3 की वैल्यू दी है 1.732। तो ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई हम अगर करेंगे 1.732 से, तो हमारा कितना आना चाहिए 17.32 मीटर। ठीक है। डिस्टेंस तो अपनी निकल गई, कितनी निकली है 70.32 मीटर। अब हमें लेंथ और निकालनी है। ठीक है। तो लेंथ फाइंड करने के लिए नाउ अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल MPA। इन ट्रायंगल MPA, तो ये पूरा परपेंडिकुलर, ये बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है टेन थीटा के फॉर्मूले में। तो टेन थीटा की जगह कितना लिख देंगे 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है अपना ये MA। अब देखो MA परपेंडिकुलर है, तो MA को मैं कैसे ले सकता हूँ MB प्लस BA। तो MB की वैल्यू कितनी है L और BA की 10, तो L प्लस 10 नहीं ले सकता, तो यहाँ क्या आ जाएगा L प्लस 10। ये अपना परपेंडिकुलर हो गया, बेस अपना x है ही, है कि नहीं। 10 45 डिग्री की वैल्यू 1, L प्लस 10 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई किया x इधर L प्लस 10,
एक्स की वैल्यू यहाँ निकली गई थी, कितनी आई थी 17.32, पुट कर दिया, एल प्लस 10, ये प्लस का 10 इधर आएगा तो 70.32 माइनस 10 इक्वल टू एल, और 17.32 में से 10 को माइनस करोगे, कैसे करोगे, 70.32 10 के बाद 0.00, तो 32 7 में 0 7 1 में 1 है 0, कितना आया 7.32 मीटर, तो एल इक्वल टू कितना आ जाएगा 7.32 मीटर। तो लेंथ निकलेगी अपनी फ्लैग की, ठीक है। तो एंडिंग में आंसर क्या लिख देंगे, हैंस लेंथ ऑफ फ्लैग स्टाफ is 7.32 meter and distance of the building from P is 7.32 मीटर, ठीक है। तो इसी के साथ जो अपना एग्जाम्पल नंबर 4 था वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप हल्का फुल्का आपको समझ में आ ही गया हो, और अगर आपको मेरा मतलब समझाया हुआ 15-20% भी आ रहा है ना तो यार बहुत है। बाकी यार खुद से करो, अगर आप खुद से करोगे तो आपको जल्दी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। और दूसरों से बस हल्का फुल्का चीज़ें सीख लिया करो, दूसरा खुद से करना है, खुद से करोगे तो जल्दी चीज़ों को जल्दी समझोगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लो और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5, रीड करेंगे। थोड़ा इसका क्या है ना, फिगर बनाने में बच्चे लोग एक बार गलती कर देते हैं, इसको थोड़ा समझ लेना। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। देखो यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, ज़्यादातर देखा जाए फिगर में बच्चों को यही समझ में नहीं आता, व्हेन द सन्स ऑल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। इधर क्या कंपेयर हो रहा है, ठीक है। कैसे कंपेयर हो रहा है मैं बताने की कोशिश करूंगा, समझो इसको। तो शैडो है ना टावर की, वो 40 मीटर ज्यादा बन रही है, 40 मीटर ज्यादा बन रही है। जब एंगल 60 डिग्री मतलब 30 डिग्री था तब, थोड़ा कंपेयर करो ना, 60 डिग्री के कंपेयर में जब 30 डिग्री का एंगल बना, सन्स ऑल्टीट्यूड हुआ, तो 40 मीटर लॉन्गर, हाँ मतलब ज्यादा बन गई इमेज, मतलब शैडो। इतनी बात पकड़ में आई। जैसे मान के चलते हैं ये फिगर है, ये आपका क्या है, टावर है, ठीक। अभी इस टावर को दे दिया पॉइंट्स को ए बी, अभी मान लो ये अपना कितना है 60 डिग्री हो गया, ठीक है, और ये अपना कितना हो गया 30 डिग्री, ऐसे समझो। अब ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री, ठीक। तो जब कंपेयर कर रहे हैं, देखा ना, शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर, 40 मीटर ज्यादा बन गई जब सन का ऑल्टीट्यूड कितना था 30 डिग्री। और कंपेयर किससे कर रहे हैं, व्हेन इट इज 60 डिग्री, समझ में, मतलब 60 डिग्री से, जब 60 डिग्री था तो सन यहाँ होगा, और जैसे 30 डिग्री हुआ तो नीचे आ गया होगा सन, ठीक है। तो जैसे जो नीचे आया ना, तो यहाँ से यहाँ तक की जो शैडो थी वो 40 मीटर ज्यादा है, ठीक, 40 मीटर लॉन्गर, ठीक है, इसके कंपेरिजन से। इतनी बात पकड़ में आ गई। उसमें फिर पूछा है फाइंड दी हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट फाइंड करनी है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ एच। इतनी बात पकड़ में आई। और इन दो पॉइंट को क्या मान लेते हैं, पी और क्यू। चलो इतना समझ में आ गया आपको। अब इस क्वेश्चन को डील करेंगे। तो क्यू से वी को कुछ ना कुछ मान ही लेते हैं, तो एक्स मान लेते हैं। तो इसमें दो ट्राइंगल है, कौन कौन से ट्राइंगल है, ए क्यू बी और ए पी बी। तो सबसे पहले जो ट्राइंगल ले रहे हैं वो ले रहे हैं ए क्यू बी। तो इन ट्राइंगल ए क्यू बी, तो इस एंगल के हिसाब से ये अपना परपेंडिकुलर और ये बेस, ये परपेंडिकुलर और बेस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें होता है, टेन थीटा के फॉर्मूले में। थीटा कितना है अपना इधर 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है एच, बेस कितना है एक्स, टेन 60 डिग्री कितना होता है √3 एच अपॉन एक्स, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एच आ गया, ठीक। अब क्या है, अब कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ए बी पी, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए बी और पी, अब इस वाले एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। तो टेन थीटा की जगह 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना, तो 10 वाली लगेगा। ये अपना परपेंडिकुलर, तो एच, बेस कितना है
40 प्लस एक्स। ठीक है भाई, ये तो समझ में आएगा। टेन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3 एच अपॉन 40 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में करेंगे तो 40 प्लस एक्स, इस केस में करेंगे √3h। अब x की वैल्यू निकालनी होगी हमें, s से मतलब है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन √3। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे 40 प्लस h अपॉन √3 और यहाँ √3h। अब h वालों को एक साथ कर लेंगे तो √3h प्लस का इधर भेज देंगे माइनस h अपॉन √3। ध्यान से देखोगे तो h कॉमन ले लेंगे, अंदर यहाँ बचेगा √3 माइनस 1/√3 और यहाँ 40। सॉल्व करोगे इसको, इसका एलसीएम लेके तो नीचे आएगा √3, 1 का √3 में डिवाइड √3 और √3 का √3 मल्टीप्लाई 3 माइनस इसके इसमें डिवाइड दोगे 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1 और यहाँ 40। इतनी बात पकड़ में आ गई। अब साइड में सॉल्व कर लेंगे, 40 h 3 में से बन गया 2 √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 40, ये √3 नीचे ऊपर आ जाएगा, ये 2 ऊपर है नीचे आ जाएगा। ऐसे इसको काटेंगे तो 20 आएगा, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 20√3 मीटर। तो लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ टावर इज 20√3 मीटर। ठीक है, और यही हमारी एग्जांपल नंबर 5 का क्या है, आंसर है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ठीक है, तो फिर अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 6। रीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में क्या है, देखेंगे। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो क्या है ना, आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो और इसका फिगर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके, बाकी तो मैं करवा ही रहा हूँ आपको सॉल्व। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन में, देखते हैं दोबारा से। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है, ठीक है, 30 डिग्री बनना है और 45 डिग्री बनना है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है मतलब ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, जाहिर सी बात है। ठीक, अब सीन क्या है, इसमें दो बिल्डिंग है, एक तो क्या है टॉल बिल्डिंग है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है ना, और एक मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। जाहिर सी बात है मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग होगी वो 8 मीटर टॉल बिल्डिंग से बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं फिगर ऐसे, ये 8 मीटर की टॉल बिल्डिंग ड्रॉ कर ली है, ठीक है, और एक ये मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग ड्रॉ कर ली। ठीक, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ एन 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनना है ना, वो मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग के टॉप से बनना है। ठीक, तो जैसे अब ये क्या है, 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, तो इसके टॉप पर जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है, यहाँ ऑब्जर्वर है तो इसके हिसाब से ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ठीक है, और ये इधर देख रहा है, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ साइट हो गई। तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में एंगल बनेगा कितना, 30 डिग्री। ठीक, और आगे क्या है क्वेश्चन में, बॉटम, और जो बॉटम है इसका टॉल बिल्डिंग का, इससे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री। ठीक है, इसको भी ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो और ये जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर होगी। फाइंड द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग। तो हमें इस बिल्डिंग की क्या है, हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ से यहाँ तक की क्या है, हाइट फाइंड करनी है, और एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस भी फाइंड करनी है अपने को। ठीक है, चलिए अब इसको आगे कैसे करेंगे देखते हैं। नाम दे देते हैं सबसे पहले, इसको दे दिया ABCD। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को मान लेते हैं x। ठीक है, ये x मान लिया है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पैरेलल लाइन है, तो ये एक पॉइंट ले लेते हैं, इस पॉइंट का नाम दे दिया P। ठीक है, तो ये भी जाहिर सी बात है x हो जाएगा, क्योंकि अगर ये x की डिस्टेंस की तो ये भी x की डिस्टेंस हो जाएगी। दूसरी बात ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि अगर ये 8 मीटर है CD, तो यहाँ BP भी कितना हो जाएगा, 8 मीटर, क्योंकि अगर जैसे ये पैरेलल हो सकती है तो ये भी तो पैरेलल ही हो सकती है इसके, है ना। जितनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की उतनी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। ठीक, अब हमें AP की डिस्टेंस पता नहीं है,
ठीक। तो हमें ए बी की हाइट निकालनी है और बी सी निकालना है, ठीक है। तो चलो इसको कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों? इसके पीछे एक रीज़न है, दो पैरेलल लाइन हो, ठीक, और ट्रांसवर्सल हो। क्या? ट्रांसवर्सल। अगर ये एंगल 30 डिग्री होगा तो ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर तो एंगल। जाहिर सी बात है, आप अगर ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? पैरेलल लाइन है। और ये किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ये। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा। और अगर ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल का काम कर रही है और ये पैरेलल लाइन है, ये और ये एक दोनों पैरेलल लाइन है, तो अगर ये 45 डिग्री एंगल बनना है तो ये भी 45 डिग्री एंगल बनेगा। इतनी बात क्लियर होगी आपको, ठीक। कुछ नहीं करना आपको, और एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लेना, इसको समझने की कोशिश करना, फिगर तैयार करना, ठीक। इतना अगर आपको अच्छे समझ में आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं जो ट्रायंगल को लूंगा वो कौन सा ट्रायंगल लूंगा? ए डी और पी। तो क्या है, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी पी। अब देखो, इस वाले एंगल के हिसाब से ये तो अपना परपेंडिकुलर और ये बेस। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये किस में होता है? ये टेन के फॉर्मूले में होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री लिख दिया। परपेंडिकुलर कितना है अपना? ए पी। तो ए पी लिख दिया। बेस कितना है अपना? डी पी, ठीक है, डी पी लिख दिया। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है, लिख दिया यहाँ। ए पी तो अभी कुछ है ही नहीं, तो ए पी की जगह ए पी लिख दिया और डी पी की जगह एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इक्वल टू एक्स इधर आ जाएगा, √3 ए पी आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इतना हो गया है। अभी आगे देखेंगे इसका कहीं यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा। अब दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए सी बी, ठीक है। नाउ इन ट्राइंगल ए सी पी, तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये पूरी जो हाइट है, ठीक, वो किस फॉर्म में है? परपेंडिकुलर। ये क्या है अपना? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में रहता है? 10 के फॉर्मूले में, ठीक। 10। इस बार एंगल कितना है? 45 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है अपना? ए बी। बेस कितना है अपना? बी सी, ठीक है भैया। अब देखो, 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ठीक। ए बी को हम क्या ले सकते हैं? ए पी प्लस पी बी, ठीक है। तो ए बी की जगह क्या आ गया? ए पी प्लस पी बी। बी सी की डिस्टेंस अपनी कितनी है? एक्स, इसको एक्स रख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ एक्स आ जाएगा और ए पी प्लस पी बी, ठीक है भाई। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ एक्स की वैल्यू दी हुई है √3 ए पी, ठीक है। और अगर ए पी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? x/√3। ये ए पी की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। अब देखो, या तो हम ए पी की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ, तो हमें बी पी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। या फिर क्या करते हैं, हम एक्स √3 ए पी पुट करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स की जगह √3 ए पी पुट कर देता हूँ। देखो उससे कुछ फ़ायदा हो सकता है या नहीं हो सकता। √3 ए पी प्लस पी बी। देखो, इससे पहले ये पुट करने से पहले थोड़ी एक बात और कर लेते हैं। हमें निकालना क्या है? ए बी की डिस्टेंस निकालनी है, मतलब हाइट निकालनी है, और बी सी की डिस्टेंस निकालनी है। मतलब हमें फाइंड क्या करना है? हमें बी सी फाइंड करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें क्या फाइंड करना है? ए बी फाइंड करना है, ठीक। तो यहाँ सोचने वाली बात है कि हम इधर तक कैसे पहुँचें, ठीक है। यहाँ तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, चलो देखते हैं। देखो भाई, √3 ए पी हमने यहाँ लिख दिया है, तो ये प्लस का ए पी इधर आ जाएगा, √3 ए पी प्लस का ए पी इधर आ जाएगा, माइनस ए पी हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में क्या आ जाएगा? पी बी। अब आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होगे, ये जो पी बी है, पी बी कह दो या बी पी कह दो, इसकी डिस्टेंस कितनी है? 8 मीटर, ठीक है। तो बी पी की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 8। यहाँ जो ए पी है, ए पी दोनों साइड है तो कॉमन ले लिया ए पी, यहाँ क्या बच जाएगा? √3 - 1, ठीक है। तो ए पी इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए पी इक्वल टू 8 अपॉन ये मल्टीप्लाई में, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा, √3 - 1। इतनी बात आपको पकड़ में आ गई अच्छे से। अब देखो यार, नीचे क्या है ना, मतलब समझ रहे हो, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नीचे हम स्क्वायर रूट में वैल्यू छोड़ते नहीं है।
ये √3 - 1 है तो हम क्या कर देंगे, √3 + 1 अपॉन √3 + 1 का मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, AP इक्वल टू इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 √3 + 1। नीचे देखो, अगर ध्यान से देखोगे A - B A + B, आपने A - B और A + B का फॉर्मूला पढ़ रखा है, क्या होता है A² - B²। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ क्या आ जाएगा, A² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस B² मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे और सॉल्व करेंगे तो 8 √3 + 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 - 1। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 8 √3 + 1, 3 में से 1 गए 2 आ जाएगा, 2 से 8 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो पहले आप इतना ज़रा नोट कर लो वीडियो को पॉज करके, क्योंकि फिर मैं दूसरे पेज में सॉल्व कराने जा रहा हूँ इसके आगे। ठीक है, देखो जैसे AP की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें 4 √3 + 1, तो AP इक्वल टू क्या नोट कर देंगे 4 √3 + 1 मीटर। ठीक है भाई, AP की वैल्यू तो ये अपने हाथ में आ चुकी है। अब देखो जैसे यहाँ क्या लिखा था x इक्वल टू √3 AP, तो x क्या है BC की डिस्टेंस है ना, तो अगर BC फाइंड करेंगे मतलब डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा x, है ना, और x हमारे किसके बराबर था √3 AP के बराबर। ठीक है, तो √3 लिख दिया, AP की वैल्यू हमारी ये निकल चुकी है, तो हम क्या लिख देंगे 4 √3, मतलब आप समझ रहे हो ना 4 √3 + 1। ठीक है, अब 4 √3 अंदर √3 + 1, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे √3 का √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3, इसके इसमें 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा √3 मीटर। तो जो हमारी इसकी वैल्यू निकली है BC की, मतलब x की वैल्यू जो निकली है कितनी आई है 4 + √3 मीटर। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। अब हमें AB की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है AB की वैल्यू। तो AB की वैल्यू को अगर फाइंड करेंगे तो AB इक्वल टू क्या है AP + PB, AP + PB। ठीक है, तो AP की वैल्यू देखो ये रही है ना 4 √3 + 1 + PB की वैल्यू कितनी है 8। अच्छा सुनो, अगर इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 √3 + 4 1 जा 4 और यहाँ 8। ठीक है, 4 √3 8 + 4 को ऐड करेंगे 12 आ जाएगा। अब इन दोनों में अगर हम कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचेगा √3 + 3 मीटर। ठीक है भाई, तो ये तो हमारी क्या है AB की क्या निकल गई हाइट निकल गई। और हम एक चीज़ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं BC और जो AB है मतलब हमारी हाइट और डिस्टेंस दोनों ही सेम निकली है। ठीक, तो आप एंडिंग में जो कि अपनी बुक में दी हुई है वहाँ से एक लाइन नोट कर सकते हो। ऐसी लाइन नोट कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो सो हाइट ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग इज 4 3 + √3 मीटर and distance between two buildings is also 4 3 + √3 मीटर। तो यही एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर हो चुका है। आई होप आपको हल्का फुल्का समझ में आ गया हो। और क्या है ना, देखो यार जगह कम पड़ जाती है इसलिए क्या है थोड़ा सा ऐसे करके आपको लिखवाना पड़ता है। आई होप आप इस बात को समझ पा रहे होगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7, रीड करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 में क्या है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर, तो ब्रिज मतलब कोई देखो नीचे रिवर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई ब्रिज बना हुआ है, ब्रिज के ऊपर कोई एक पॉइंट है, उसके ऊपर से बात हो रही है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप इमेजिन करो कि नीचे से जैसे मान लो ये रिवर बह रही है ना, नदी है। ठीक, अब इसके ऊपर मान लो कोई ये ब्रिज है, ये मान लो कोई ब्रिज है। ठीक है, अब नदी के एक किनारा ये हो गया, मतलब ऐसा समझना नदी, नदी का कोई ये किनारा हो गया और ये किनारा हो, किनारा समझना नदी का किनारा अपोजिट साइड। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि जो ब्रिज से कोई एक पॉइंट है उससे एक किनारे पे जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री बनना है एंगल ऑफ डिप्रेशन, और दूसरी किनारे पे जो एंगल बनना है वो कितना बनना है
तो मान लो बनना है कितना 45 डिग्री। ठीक, थोड़ा आप इसको समझ इमेजिन कर पा रहे होगे। और देखो दोबारा इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ब्रिज अक्रॉस अ रिवर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक्स ऑन अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखो ऊपर से नीचे की ओर एंगल बनना है तो कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, मतलब देखो इस वाले पॉइंट के हिसाब से ये क्या कौन सा हो गया, इसके हिसाब से ये हो गया आपका हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, क्योंकि ऊपर है और ऊपर से नीचे की नीचे की ओर देख रहा है, तो यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल बनना है, 30 डिग्री। ठीक, और मान लेते हैं इस साइड, इस ये अपना हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया इधर के लिए, और ये लाइन ऑफ साइट, तो जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 45 डिग्री। ये एक रफ फिगर है जो आपको समझाने के लिए मैं बना रहा हूँ। ठीक है, उसमें लिखा है आगे इफ द ब्रिज एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर फ्रॉम द बैंक्स, तो इसकी ब्रिज की जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, ये भी समझ में आ गई। फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, तो हमें ये जो रिवर है ना इसकी चौड़ाई पता करनी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। ये रफ फिगर है। मैं आपको एक दूसरा फिगर नीचे बना देता हूँ इसके, जिससे आपको और अच्छी समझ में आए। तो देखो यहाँ बनाते हैं, जैसे मान लो बस इसको कॉपी करना है ये। ठीक है, ये 2 पॉइंट हो गए रिवर के, बैंक के। ठीक है, और ये जो एंगल बनना है वो 30 डिग्री बनना है, और ये बनना है जो 45 डिग्री बनना है। तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 3 मीटर। ठीक है, अब देखो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं पी क्यू, इस वाले पॉइंट का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं एम। अब दूसरी बात, जाहिर सी बात है, ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या पैरेलल है, और ये किसका काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल का। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण। इसी की तरह अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो यहाँ हम क्या ले सकते हैं, 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आपको विड्थ ऑफ रिवर फाइंड करनी है, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, पी क्यू की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, तो देखो यार इसको कैसे डील करेंगे। हम सबसे पहले एक ट्राइंगल को ले लेते हैं ए पी एम, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ए पी एम। तो ए पी एम जो ट्राइंगल लिया, इसके एंगल के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो भाई परपेंडिकुलर अपॉन बेस किस में पाया जाता है, टेन में, टेन के फॉर्मूले में आता है परपेंडिकुलर बेस। तो टेन एंगल कितना है अपना, 30 डिग्री, परपेंडिकुलर कितना है अपना 3, बेस अपना कितना है पी एम। टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/√3, 3/PM। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी एम इक्वल टू 3√3, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो अपनी पी एम की वैल्यू निकल आई है। अब हमें एम क्यू की वैल्यू और चाहिए। फिर हम क्या करेंगे, फाइनली पी क्यू को पी क्यू निकाल देंगे, कैसे, पी एम प्लस एम क्यू। अब हमारे पास जो दूसरा ट्राइंगल है वो है ए क्यू एम। दूसरा ट्राइंगल लेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए क्यू एम। तो इस वाले एंगल के हिसाब से ये अपना परपेंडिकुलर, ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसमें था, 10 है। थीटा अपना कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 3, बेस अपना एम क्यू। 10 45 डिग्री होता है 1 और 3/एम क्यू। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो एम क्यू आएगा। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। तो अब क्या निकालना है, विड्थ ऑफ रिवर, विड्थ ऑफ रिवर क्या है, पी क्यू। पी क्यू को हम कैसे ले सकते हैं, पी एम प्लस एम क्यू। पी एम की वैल्यू जो निकली थी वो निकली थी 3√3 प्लस एम क्यू की वैल्यू निकली थी 3। इन दोनों में कॉमन है 3, क्या बचा, √3 + 1 मीटर। तो इसी के साथ अपना एग्जाम्पल नंबर 7 था वो भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आए हो। ठीक है, तो तब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और जो भी आपको मतलब कमी दिख रही है हमारी तरफ से, आप कमेंट करके हमें बताएं जिससे हम सुधार कर पाएँ। ठीक है।